नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतरीन चल रही होंगी। सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की हम लोग शुरुआत कर चुके थे और हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति और उसका हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति, राजनीति विज्ञान का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसका चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। समकालीन विश्व राजनीति का जो अध्याय 1 है शीत युद्ध का दौर, वो भी कंप्लीट हो चुका है। वैसे शीत युद्ध का दौर 2023-24 के लिए, या हम कहें कि आगे हमेशा के लिए एनसीईआरटी ने डिडक्ट कर दिया है, हटा दिया है, परंतु उस किताब का अध्याय 2 समझने के लिए हमारा अध्याय 1 समझना बड़ा ही आवश्यक था, इसलिए हमने उसको बड़े ही अच्छे तरीके से करा है। चलिए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। एक बहुत बार आपने सुना होगा कि इस व्यक्ति की जो विचारधारा है वो वामपंथी है, इस व्यक्ति की जो विचारधारा है वो दक्षिणपंथी है। अब ये दक्षिणपंथ और वामपंथ क्या है, क्या नहीं है, लेफ्ट और राइट जिसे कहा जाता है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी या राइटिस्ट आइडियोलॉजी, वो क्या है, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे विकास की धारणाएं, ठीक है, विकास की क्या क्या धारणाएं, और फिर हम लोग बात करेंगे नियोजन पर, या हम बात करें जिसे इंग्लिश में प्लानिंग पर। एक जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो मैं लेक्चर 1 में दे चुका हूं और कहीं ना कहीं आप इस चीज को महसूस भी करेंगे कि अगर किसी ने लेक्चर 1 बड़े ही अच्छे से देखा है, बड़ी ही ईमानदारी से देखा है, तो आज लेक्चर 2 में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो हम लोग पहले ही लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए लेक्चर 1 को अच्छे से देखना बड़ा आवश्यक हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। क्या है वामपंथ और क्या है दक्षिणपंथ, ये आपके बॉक्स में दिया हुआ है और बॉक्स की भी हर बात पढ़ना बड़ा ही जरूरी हो जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, आपने बहुत सी बार सुना होगा कि ये वाला जो ग्रुप है, या ये वाला जो समूह है, या ये वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है, या ये वाली जो विचारधारा है, ये सब कोई वामपंथ कहता है, कोई दक्षिणपंथ कहता है। मतलब मैं सीधा सा अगर कहूं तो ये एक विचारधाराओं का ग्रुप आप कह सकते हैं। विचारधारा है हमारी दो, एक विचारधारा जिसे हम लोग वामपंथ कह रहे हैं और दूसरी जो विचारधारा है उसे हम लोग दक्षिणपंथ कह रहे हैं। एक विचारधारा है वामपंथ और दूसरी कौन सी है, दक्षिणपंथ। अब वामपंथी विचारधारा दक्षिणपंथी विचारधारा में एक बड़ा हम जो डिफरेंस करेंगे वो बाद में देखेंगे, परंतु अगर मैं सीधे तौर पर कहूं तो अगर मैं कहूं दक्षिणपंथी विचारधारा को समझना है, मतलब आप एक पूंजीवादी विचारधारा मान लीजिए कि भाई ये लोग पूंजीवाद को समर्थन करने वाले लोग हैं और वामपंथ वाले हैं वो समाजवाद को समर्थन करने वाले लोग हैं। ये एक मैं अपने नजरिए से इस बात को थोड़ा सा बता रहा हूं, समाजवाद और पूंजीवाद। तो ये दो विचारधाराएं, वामपंथ और दक्षिणपंथ, और वामपंथ को लेफ्टिस्ट कहा जाता है और इनको राइटिस्ट कहा जाता है, राइट, लेफ्ट विंग और राइट विंग ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो वामपंथ और दक्षिणपंथ। अब वामपंथ की विचारधारा वाली कौन सी पार्टी हम मानेंगे, तो जितनी भी आप जो कम्युनिस्ट पार्टियां देखते हो, साम्यवादी जो दल है, वो उनको वामपंथ माना गया है। और अगर हम भारत में देखें तो दक्षिणपंथ की जो बात कही जाती है वो बीजेपी के लिए कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी एक दक्षिणपंथी पार्टी है। कांग्रेस को सेंट्रिस्ट माना जाता है, मध्य मार्गी माना जाता है कि वो ना वामपंथी है ना दक्षिणपंथी है, क्योंकि हम पढ़ते आए हैं सेकंड चैप्टर में कि उसने सबको समाहित कर रखा था, सबको मिला रखा था, इसलिए वो मध्य मार्गी है। आइए पर जानते हैं वामपंथ और दक्षिणपंथ। जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है तो अक्सर वहां के राजनीतिक दल अथवा समूह को हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस या उस पार्टी या उस समूह की विचारधारा वामपंथी अथवा दक्षिणपंथी रुझान वाली है। जब भी हम किसी देशों की राजनीति की बात करते हैं, जब भी हम वहां की कहीं की पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस को बात करते हैं, तो पॉलिटिकल को पढ़ने के लिए, वहां की राजनीति को जानने के लिए वहां की हमें सामाजिक स्थितियां जानना बड़ा ही आवश्यक होता है। और सामाजिक परिस्थितियां, हम कहेंगे जो सामाजिक स्थिति है, उनको जानने के लिए हमें वहां की विचारधारा को समझना बड़ा ही आवश्यक होता है कि वहां के लोगों की विचारधारा क्या है, या वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों का या राजनीतिक दलों की विचारधारा क्या है। तो हमेशा ये कहा जाता है कि वो वाली पार्टी वामपंथी है, वो वाली पार्टी दक्षिणपंथी है, वो वाला जो समूह है, वो वाला जो सामाजिक समूह वो वामपंथी विचारधारा का है, ये वाला जो सामाजिक समूह है ये दक्षिणपंथी विचारधारा का है, या ये राइट विंग का है, ये लेफ्ट विंग का। इस प्रकार से बातें कही जाती है और सुनी भी होंगी आपने। अब वामपंथ एक्चुअल में है क्या? उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब, पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। तो वामपंथ कौन है? उन लोगों की तरफ संकेत करता है जो गरीब हो,
पिछड़े हो, सामाजिक समूह की तरफदारी करता हो, मतलब गरीबों के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए काम करने की बात करता हो और सरकार पर भी ऐसा ही दबाव बनाता हो कि आप गरीबों के लिए काम करिए, आप पिछड़ों के लिए काम करिए, आप उनके उत्थान के लिए काम करिए, आप उनके भले के लिए काम करिए, आप उनके डेवलपमेंट के लिए काम करिए। मतलब हम कह सकते हैं कि जो वामपंथ की जो विचारधारा है वो किस पर निर्भर है? वामपंथ की विचारधारा किस पर है कि जो पिछड़े लोग हैं उनके भले पर या उनके कल्याण पर निर्भर है। तो जो गरीब है, गरीबों के कल्याण पे, मजदूरों के कल्याण पे, पिछड़ों के कल्याण पर ही वामपंथ की विचारधारा टिकी हुई है और सरकार को भी कहा जाता है कि आप इनके विकास के लिए काम करो। अब वामपंथ की ये विचारधारा है। दक्षिण पंथ की क्या है? उन लोगों को इंगित किया जाता है जो ये मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा हो, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर दो बातें, पहली बात कही गई खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, ओपन कंपटीशन होना चाहिए। खुली प्रतिस्पर्धा का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था जो हो वो खुली अर्थव्यवस्था हो। एक्चुअल में 1947 से लेकर करके 1991 तक जो भारत की अर्थव्यवस्था रही वो बंद अर्थव्यवस्था रही। भारत की अर्थव्यवस्था बंद होने का मतलब क्या था? भारत ने बाहर की कंपनियों को भारत में नहीं आने दिया, बाहर से ज्यादा सामान आयात नहीं करा, यहां से ज्यादा सामान निर्यात नहीं करा, अपने देश के जो उत्पादक हैं उनको मजबूत बनाने की कोशिश भारत सरकार की रही और बंद अर्थव्यवस्था में भारत सरकार ने देश का विकास करा। परंतु 1991 से आकर करके हमने खुली अर्थव्यवस्था कर ली, हम भी कहीं ना कहीं पूंजीवाद की तरफ हमारा झुकाव हो गया। तो दक्षिणपंथी विचारधारा बात करती है खुली प्रतिस्पर्धा की, कि बिल्कुल खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, जहां पर सरकार अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मतलब बेफालतू का हस्तक्षेप, इंटरफेयर सरकार को नहीं करना चाहिए। जहां जरूरी हो, एक हद तक जाकर के ही सरकार का लगे कि नहीं साहब अब तो हस्तक्षेप करना जरूरी है, वही करे, बाकी बेफालतू का हस्तक्षेप सरकार को नहीं करना चाहिए, ऐसा मानना दक्षिण पंथ विचारधारा वालों का है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो दक्षिण पंथ विचारधारा पूंजीवाद को दर्शाती है और वामपंथ विचारधारा समाजवाद या साम्यवाद को दर्शाती है, समाजवाद को दर्शाती है और ये पूंजीवाद को दर्शाती है। तो ये वामपंथ और दक्षिणपंथ, आपका जो डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत सी बार सुनते हो वामपंथ है, दक्षिणपंथी है, ये आप कभी मीडिया चैनल्स में न्यूज आ रही हो वहां पर भी देखिएगा, कभी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई लेख लिखा जा रहा हो पेपर में तो उसमें भी आप पढ़िएगा कि उनको कहा जाएगा ये पार्टी इस विचारधारा की तरफ इसका झुकाव है, ऐसा। अब बात करते हैं विकास की धारणाएं। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। देखो, अब जनता के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा, सबके लिए अलग अलग है। आपके लिए विकास और कुछ है और मेरे लिए विकास कुछ और है। इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। ये सब कुछ हम लोग लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं और हमने लेक्चर 1 में पढ़ा भी था कि एक इस्पात संयंत्र का मतलब क्या हो गया? एक स्टील प्लांट लगवाना चाहते हैं उड़ीसा में, स्टील प्लांट लगवाना चाहती है उड़ीसा में, उड़ीसा की सरकार। क्यों? क्योंकि वहां पर उड़ीसा में लो एशक बहुत है, आयरन ओर बहुत है और उसी आयरन ओर को परिवर्तित करके स्टील बनाया जाता है और पूरी दुनिया में स्टील की बड़ी डिमांड है, भारी डिमांड स्टील की है। इसलिए उड़ीसा सरकार ने सोचा कि बाहर की कंपनियों को और देश की कंपनियों को बुलाया जाए और कहा जाए कि आप यहाँ पे स्टील का प्लांट लगाओ और पूरी दुनिया में हमारी तरफ से स्टील को बेचा जाए और खूब लाभ ये कंपनियां भी कमाए और भारत की और राज्य की सरकार भी कमाए। अब देखो यहाँ पे दो वर्ग हो गए, एक तरफ तो उद्योगपति जो प्लांट लगाने जा रहे हैं, एक शहरी उपभोक्ता और दूसरी बात हम करें आदिवासी। देखो, अब उद्योगपति और शहरी उपभोक्ता तो दोनों खुश है। उपभोक्ता का मतलब जो उनका इस्तेमाल करेगा। अब आदिवासी कौन है? आदिवासी वो लोग हैं बेचारे जो जंगलों में रह रहे हैं, ठीक है, जहां पे लो ऐशक है। अब उनको वहां से हटा दिया जाएगा तो उनका घर, उनकी आजीविका सब कुछ चली जाएगी। अब आदिवासियों के मकानों में कोई स्टील की रेलिंग या स्टील का कोई गेट वेट नहीं देखने को मिलेगा आपको, तो उनको स्टील से कोई मतलब नहीं है। परंतु जो शहरों में जो लोग रह रहे हैं उन उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बढ़िया खबर थी कि अच्छा यहीं पर इंडस्ट्री लग जाएगी तो लाखों लोगों को तो रोजगार भी मिल जाएगा और स्टील भी हमारे लिए सस्ता हो जाएगा क्योंकि हमारे ही एरिया में यहाँ पे स्टील आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, इंडिया में ही स्टील का प्लांट लग जाएगा, बहुत अच्छा होगा, खूब विकास हो जाएगा, अच्छा है। तो उद्योगपति भी ऐसा सोच रहा है और शहरी जो उपभोक्ता है वो भी ऐसा सोच रहा है। परंतु क्या आदिवासी के लिए वो विकास होगा? नहीं, आदिवासी के लिए वो क्या हो जाएगा? विनाशकारी हो जाएगा। तो विकास जब एक ही समय पर एक व्यक्ति के लिए वो विकास कहलाएगा, दूसरे व्यक्ति के लिए वो विनाशकारी कहलाएगा। दूसरे व्यक्ति के लिए वो क्या कहलाएगा? विनाशकारी कहलाएगा। अगर वहां पर
उद्योगपति अपना स्टील प्लांट लगा लेता है तो हो सकता है कि वो उद्योगपति के लिए और शहरी उपभोक्ताओं के लिए विकास हो, परंतु आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए क्या हो जाएगा, विनाशकारी हो जाएगा। इसलिए विकास का भी अर्थ सबके लिए अलग अलग होता है। कुछ मैं मानता हूं विकास अलग और आप मानते हो विकास अलग। जैसे चलिए मान लेते हैं कि भाई आज एक मैं टीचर हूं, मैं मानता हूं कि नहीं साहब मेरा पेमेंट बढ़ना चाहिए, टीचर्स की जो रेस्पेक्ट है वो और बढ़नी चाहिए, टीचर्स को लेकर के सरकार ऐसे नियम कानून कायदे बनाए जिसमें बहुत सम्मान हो, टीचर्स का अच्छा हाई ग्रेड पेमेंट हो, ये मेरा मानना है कि विकास होगा। आप क्या मानेंगे? आप बोलेंगे कि स्टूडेंट के लिए अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए, हर स्कूलों में खेलने के मैदान हो तो विकास है, जहां सोसाइटियों में हम रहते हैं वहां पे खेलने का मैदान हो तो हमारे लिए विकास है। तो विकास की धारणा है, विकास के लिए जो लक्ष्य है लोगों का वो सबके अलग अलग होते हैं, और कुछ बातों को लेकर करके हम लोग विकास में आम लक्ष्य भी तय करते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको कहूं हमें सामाजिक सुख भी चाहिए, सामाजिक विकास भी और आर्थिक विकास भी, या मैं जिसे कहूं भौतिक विकास भी कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हमारी कुछ सामाजिक आकांक्षाएं होती हैं, ठीक है, कुछ सोशल डिजायर्स होती हैं, और कुछ हमारी हम कह सकते हैं कि जो मनी से रिलेटेड या जो मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स है, जो भौतिक आकांक्षा इच्छाएं वो भी हो सकती हैं। अब सामाजिक में क्या है? सामाजिक में आ जाता है कि भाई मुझे पूरा समाज, पूरी सोसाइटी मेरा सम्मान करे, मेरा आदर करे, मेरी रेस्पेक्ट करे, ये मेरी सामाजिक आकांक्षा है, ठीक है। मेरा परिवार सुखद होना चाहिए, मेरे परिवार में किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं जब शाम को घर लौट करके जाऊं तो मेरा सम्मान हो, परिवार में सुख शांति हो, ये सब कुछ हमारी सामाजिक है, ठीक है। जैसे महिलाओं की बात करूं तो वो आज़ादी चाहती है, फ्रीडम चाहती है कि उनको फ्रीडम मिले, उनको जो सुरक्षा है सुरक्षा मिले, किसी के साथ जाति धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव होता है तो वो ये मानता है कि वो नहीं होना चाहिए, उनको भी समानता की नज़र से देखा जाए। ये सब सामाजिक आकांक्षा है। भौतिक आकांक्षाओं में क्या आ जाता है कि मुझे अच्छा काम मिले, और अच्छा काम रेगुलर मिले, पूरे साल वो काम मिलना चाहिए, और उस काम से मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊं, और अच्छा खासा पैसा कमा कर करके मेरे घर में जितने भी भौतिक सुख है, मतलब बढ़िया सा मकान बनाऊं, उसमें 2-3 गाड़ियां खड़ी हो, 10-15 नौकर हो, 4-5 हर कमरे में एसी लगे हुए हो, मस्त जीवन बिताऊं, वो भी। तो दोनों ही चीज हमारे लिए जरूरी है, सामाजिक आकांक्षा और भौतिक आकांक्षा। यहां हमारे लक्ष्य कहीं ना कहीं सेम है, सिमिलर है विकास के, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक बात को लेकर करके दो लोगों में विवाद हो जाए कि नहीं साहब ये विकास नहीं है, कोई कहे ये विकास है, दोनों का विकास अलग अलग हो सकता है। तो अब इसी को कारण के कारण क्या होगा, विवाद होगा। जब आदिवासी कह रहे नहीं नहीं स्टील प्लांट नहीं लगना चाहिए, ये तो हमारे लिए विनाश है, उद्योगपति बोले कैसे नहीं लगना चाहिए, नहीं लगेगा तो फिर विकास कैसे होगा। तो यहां पर दोनों में क्या होगा, विवाद होगा। तो जब भी हम विकास की बात करते हैं, हम विकास के मुद्दों को हम लोग छेड़ते हैं, तो वहां विवाद होना कहीं ना कहीं तय होता है, क्योंकि दो गुटों की अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारधारा है, और दोनों गुट एक विकास मानता है, एक उसको विनाश मानता है। उस वक्त लोग बाग विकास की बात आगे ही पश्चिम का हवाला देते थे कि विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है। देखो अब क्या है, जब उस वक्त लोगों से विकास की बात करी जाती थी, डेवलपमेंट की बात करी जाती थी कि भाई विकास क्या होता है, तो सीधा सा हमारा ध्यान किधर जाता था, पश्चिम की तरफ जाता था। अमेरिका हो गया, यूरोप के देश हो गए, उनके तरफ। मतलब जैसे पश्चिमी मुल्क है ना, वह जो कर रहे हैं वही विकास है, ठीक है। उन्होंने बड़े बड़े उद्योग बनाए हैं तो हमें भी बनाने चाहिए, हमारा भी विकास है। वो जैसे रहते हैं, अगर वो सूट वूट पहनते हैं तो हमें भी पहनने चाहिए, वही विकास है। तो मतलब हमने क्या करा, विकास का जो आधार मान लिया वो पश्चिमी मुल्कों को, पश्चिमी देशों को विकास का आधार मान लिया कि जैसा वो करे वैसा ही हमें करना चाहिए। परंतु हमें ये पता होना चाहिए कि जब उन लोगों को रहना भी नहीं आता था, हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता जैसी बेहतरीन सभ्यता स्थापित हो चुकी थी। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में एक बेहतर आप कह सकते हैं कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, एक अच्छे से वेल प्लान जो सिटी किस प्रकार से तैयार करनी होती है वो हमें वहां से पता चलता है। परंतु आज हमें अमेरिका बताता है कि स्मार्ट सिटी कैसे बनानी है। ये क्यों? क्योंकि हम लोग वो चीज नहीं पढ़ रहे जो हमें पढ़नी चाहिए थी। हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पढ़ना चाहिए था, हमें जानना चाहिए था कि एक्चुअल में किस प्रकार से वहां पर स्मार्ट सिटी बना करती थी। तो हमने सिर्फ और सिर्फ आधार बना लिया पश्चिमी मुल्कों को कि वो जैसा करे हम भी वैसा करेंगे, वो जैसे चल रहे हैं हम भी वैसे चलेंगे। और अभी बात आगे आएगी आधुनिकता की, आधुनिकता, मॉडर्न, ठीक है, कि साहब हम तो मॉडर्न हैं, हम तो मॉडर्न है साहब, हम तो अब तो मॉडर्न टाइम आ चुका है, अब तो समय बदल चुका है, अब तो आधुनिकता के दौर में। और आधुनिकता हमने किसको माना, जैसा पश्चिमी मुल्क कर रहे हैं वैसा हमने उसको क्या कर लिया, आधुनिकता मान लिया। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, विशेष करके आज की जो यूथ जनरेशन है, आज के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं,
इन सबको मतलब वो मॉडर्निटी के नाम पर, आधुनिकता के नाम पे उन्होंने खुद का जीवन बर्बाद ही करा है। वो समाज को बर्बाद कर रहे हैं, वो परिवार के माता पिता का नाम बर्बाद कर रहे हैं, उनका पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस नाम पर? मॉडर्निटी। साहब मॉडर्न टाइम है ना, सब चलता है, मॉडर्न टाइम में सब चलता है। सब नहीं चलता, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये मॉडर्न टाइम के नाम पर आप जो कुछ करते हैं ना कि हाँ मॉडर्न है, वो गलत है। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं साहब हम जो कर रहे हैं वो सही है, तो फिर मैं आपको एक बात ही कहता हूं कि आप जो भी काम करो ना, आप बिल्कुल ओपन में करो, आप घर वालों को बता कर करके करो। बोलिए ना, आप नहीं बोलते, फिर नहीं नहीं यार गलत है, तो फिर गलत भी है और एक समय पर आप सही भी ठहरा रहे हो। क्यों पर हम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मॉडर्निटी के नाम। हम मॉडर्न, हम बहुत कुछ जानते भी, हम बहुत कुछ मानते भी, हमें पता है ये चीज गलत है, हम फिर भी उस रास्ते पर, उस राह पर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक शब्द के कारण कि हम मॉडर्न हो गए, हमें बदलाव आ गया, हम चेंज हो चुके हैं, हम मॉडर्न। ये मॉडर्निटी के प्रतीक नहीं है। मॉडर्निटी का प्रतीक का अर्थ यह है, मैं ये नहीं कहता कि आप विश्व से पीछे हो जाइए, आप विश्व के बराबर मत चलिए, बिल्कुल विश्व के बराबर चलिए। और मैं तो ये कहता हूं कि इतने सक्षम आप बनिए कि आप भी और इस भारत को भी पूरे विश्व से आगे ले जाकर के खड़ा करें। परंतु उसका मतलब ये नहीं कि आप गलत शौक में चले जाएं, आप गलत आदतों में चले जाएं, आप मॉडर्निटी के नाम पर जो मन में आ रहा हो वो कर लो। वो नहीं हो सकता बेटा। हमारे समाज में, सोसाइटी में कुछ प्रतिबंध होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, और वो रेस्ट्रिक्शंस जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि स्वतंत्रता दी गई है संविधान में भी, परंतु वहां पर भी कुछ रोक लगाई गई है। वो रोक क्यों? क्योंकि जिससे कि हमें अराजकता ना आए, हमें निरंकुशता ना आए कि हम मन में जो आ रहा हो वो करो। वो ऐसा कभी नहीं होता बेटा। तो यहाँ पर जो विकास की बात है वो यही है कि हम पश्चिमी मुल्क को आधार बना चुके हैं कि वो जो करें वही विकास है। विकास का अर्थ था ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। अब विकास का सीधा सा अर्थ क्या है? आधुनिक होना, बस मॉडर्न हो जाना। और मॉडर्न होने का मतलब क्या है? पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना, मतलब हम आधुनिक हो जाए। भाई विकास का मतलब, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कि हम आधुनिक हो जाए, हम मॉडर्न हो जाए। और मॉडर्न होने का मतलब बोले जैसा वो पश्चिमी औद्योगिक देश कर रहे हैं ना, जहां पश्चिमियों में वहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री होती है, वो देश वैसा कर रहे हैं, वैसा ही हम लोग कर ले। उन्होंने जैसा करा वैसा हम कर लेंगे तो भी ठीक है। जैसे आज आप फास्ट फूड देखते हो, फास्ट फूड पे दुनिया यूं टूट पड़ती है, परंतु वो फास्ट फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, वो बहुत गलत होता है। कभी कभार चलता है, इट्स ओके, पर फिर भी हम लोग खाते हैं क्योंकि चलो नहीं नहीं भाई वहां पर खाते हैं ऐसा, ठीक है ना। और यूं चम्मच से, वो कौन सी चम्मच आती है जिसके कांटे आते हैं, उससे यूं फंसा फंसा करके खाते हैं। मतलब ठीक है, बट मैं कहीं के खाने की या कहीं की संस्कृति की बुराई नहीं करता हूँ, परंतु मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हम ये सब हमें पता भी है, हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर भी कहता है कि फास्ट फूड हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पर हम लोग खाते हैं। क्यों? मॉडर्न है, वहाँ खाते हैं, अमेरिका में खाते हैं, यूरोप में खाते हैं, ऐसा खाते हैं। वहाँ का कल्चर, वहाँ की कंडीशंस अलग है और हमारी अलग है। ये औद्योगिक देशों को दर्शाने के लिए यहाँ पे दिखाई गई है फैक्ट्री। माना जाता था कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो यह माना जाता था कि पश्चिमी मुल्क जिस प्रकार से आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरे हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को भी सबको मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। और मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया से गुजर करके ही हम लोग क्या हो सकते हैं? विकसित हो सकते हैं, विकास कर सकते हैं। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ, उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। अब आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन का अर्थ हम ये मानते हैं कि भाई जितने भी पहले के सामाजिक रीति रिवाज हो जो गलत हो, ठीक है, जो रूढ़िवादी सोचें हो, उन सामाजिक रूढ़िवादी सोचों का अंत होना चाहिए, वो सामाजिक संरचनाएं टूटनी चाहिए, और फिर पूंजीवाद और उदारवाद का उदय जिस प्रकार से पश्चिमी मुल्कों में हुआ उसी प्रकार से हमारे देश में भी होगा। इसलिए हमें आधुनिकीकरण को अपनाना होगा। देखिए, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन में सिर्फ बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब यह है कि जैसा आज दुनिया कर रही है हम वैसा करें, परंतु दुनिया क्या कर रही है वो सही है क्या गलत है वो हमें देखना चाहिए। भगवान बुद्ध एक बात कहा करते थे, उन्होंने ये कहा, जब उनसे किसी ने पूछा कि किसकी बात माने, तो वो कहते हैं कि आप किसी की मत मानो। आज आप कोई बात इसलिए मत मानो कि वो आपके गुरु कह रहे हैं, आप कोई बात इसलिए मत मानो कि आपके माता पिता कह रहे हैं, और मैं यहां तक भी कहता हूं कि कोई इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूं कि भाई वो संत बैठते हैं, बुद्ध वो उन्होंने कहा है, इस बोले मेरी भी मत मानो। तो बोले फिर माननी किसकी है भगवान बुद्ध? तो बोले आप खुद सोच विचार करो, आप खुद मंथन करो, आप पहले जानो कि एक्चुअल में ट्रूथ है क्या, और फिर आप उस चीज को मानो। मतलब हम क्यों किसी के पे माने, हम हमारा खुद सोचेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा था अपो दीपो भव, स्वयं का दीपक स्वयं बनो।
तुम खुद ही जान सकते हो और तुम खुद ही उस चीज पे विचार मंथन कर सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आधुनिकीकरण में भी, मॉडर्नाइजेशन में भी ये हमें खुद को चुनना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। सामाजिक जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करना ये बिल्कुल सही है। आज अगर मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अगर आप जितने भेदभाव हो उनको दूर कर रहे हो, आपका मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल सही है। आप किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर भेद नहीं करते हैं, ये मॉडर्नाइजेशन ठीक है, क्योंकि हम एक चीज मानते हैं, हम यहाँ पे हमारी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और हम ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से खराब या जन्म से अच्छा नहीं हो सकता, उसको उसके कर्म बनाते हैं। हम किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ इस आधार पर करें कि उसने उस पर्टिकुलर समुदाय में जन्म लिया है और उसके साथ भेदभाव करें तो वो गलत है। फिर हम कह सकते हैं हाँ हम मॉडर्न हैं, हम आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आधुनिकीकरण में भी अगर हम कुछ भी चीज अपनाएं तो हम हमारे दिमाग का इस्तेमाल करें, हम खुद सोचें, हम खुद पे विचार मंथन करें, फिर उसी चीज को अपनाएं। आधुनिकीकरण को संवर्ती, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना गया। अब देखो, अब वहां पे मॉडर्नाइजेशन को क्या क्या माना गया कि संवर्धी होनी चाहिए। संवर्धी का मतलब होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, भाई खूब यहाँ पे पैसा हो, खूब प्रोडक्शन हो, वो पूरी दुनिया में बेचा जाए और उससे खूब पैसा आप कमाओ। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो ग्रोथ होनी चाहिए। दूसरा कहा गया भौतिक प्रगति। भौतिक प्रगति का हम कह सकते हैं मेटेरियलिस्टिक जो प्रोग्रेस है वो होनी चाहिए, ठीक है। प्लस हर व्यक्ति के पास सुख सुविधाओं के सारे सामान हो, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, उसमें बढ़िया सुख सुविधा वाले सामान, ये सब चेयर, ऐसी लगे हुए हैं, ये सब कुछ भौतिक प्रगति वो होनी चाहिए। और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि होनी चाहिए, मतलब हम कुछ भी जो सोचें वो विज्ञान को आधार बना करके सोचें, हम साइंस को आधार बना करके सोचें कि भाई ये चीज है तो क्या सच में ये सही भी है या गलत है, ये सही है तो कितनी सही है, गलत है तो कितनी सही है। सिर्फ हम इसलिए ना माने कि नहीं हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे वो इस बात को मान रहे थे तो इसलिए हम भी माने, नहीं, हम वैज्ञानिक तर्क बुद्धि को माने। तो यहाँ पर आधुनिकीकरण का जो पर्यायवाची माना गया है वो पश्चिमी मुल्कों को माना गया है, वेस्टर्न कंट्रीज को माना गया है। और वेस्टर्न कंट्रीज की नजर में आधुनिकीकरण क्या है, संवर्धी होना, भौतिक प्रगति होना और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि होना। विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील अथवा अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहता था। अब इन आधारों के आधार पर ही हम क्या कह देते हैं कि वो देश विकसित है, भाई वहां की जीडीपी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है, वो विकसित है। नहीं तो हम कह देते हैं वो विकासशील या अविकसित है, अभी विकास के जो प्रक्रिया है उसमें वो चल रहा है और समय में आने के बाद वो एक समय पर विकसित भी बन जाएगा। आजादी के बाद वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। कौन कौन से? पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था, दूसरा समाजवादी मॉडल था। अब इसमें उदारवादी पूंजीवाद को किसने अपना रखा था? यूरोप के जो अधिकतर देश है उन्होंने, और खास करके संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना रखा था, और फिर इधर सोवियत संघ ने अपना रखा था। तो ये सब तो अपन जो शीत युद्ध का दौर वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको पढ़ा है, और ये सब जो है हम लेक्चर 1 में भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। तो अब उस समय का जो दौर है, उस समय हमारे ज्यादातर जो नेता है वो सोवियत संघ वाला जो मॉडल है उस मॉडल से गहरे प्रभावित थे, मतलब सोवियत संघ के मॉडल की तरफ उनका ज्यादा झुकाव था, पूंजीवादी मॉडल की तरफ नहीं, समाजवादी जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा झुकाव रहा। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही शामिल थी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की तो जो विचारधारा वो सोवियत संघ वाली ही विचारधारा है, तो वो तो थी। उसके साथ साथ सोशलिस्ट पार्टी के लोग भी कह रहे नहीं साहब जो समाजवादी मॉडल है वो ज्यादा बढ़िया है। और यहां तक हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी समाजवाद की तरफ झुकाव था। यह है नेहरू जी। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत कम थे। तो अमेरिका का जो पूंजीवादी मॉडल है उसके जो समर्थक है वो बहुत कम थे, गिने चुने समर्थक थे कि हाँ ठीक है, नहीं अमेरिका का जो मॉडल है वो बढ़िया है, पर नहीं, अमेरिका का नहीं, ज्यादा समाजवाद की तरफ झुकाव उस समय रहा है। आजादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी और नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी। देखो अब आजादी के आंदोलन में एक सहमति बन गई थी। कौन सी सहमति बनी पहले वो जानो। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आजाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकार से एकदम अलग होंगे। तो हमारे जो राष्ट्रवादी नेता हैं, जब राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने सोच लिया था कि जिस दिन भारत आजाद हो जाएगा उस दिन भारत की जो आर्थिक पॉलिसी है और जो अभी अंग्रेजों की आर्थिक पॉलिसी उससे बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों की जो हुकूमत है और उसकी जो आर्थिक सरोकार है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आर्थिक बेनिफिट क्या किसको पहुंचाना चाहते हैं, ब्रिटेन को पहुंचाना चाहते हैं। पर हम हमारे देश के लोगों का भी विकास करेंगे और देश के लोगों का विकास करते करते हम हमारे देश का भी विकास करेंगे। तो और इसके लिए अब देखो अंग्रेजी हुकूमत की अगर हम कहें कि उनकी पॉलिसी क्या थी तो हम कह सकते हैं वो कैपिटलिस्ट थे,
वो पूंजीवादी थे, वो सिर्फ और सिर्फ लाभ को देखते थे, उनको कोई मतलब नहीं है किसका विकास हो रहा है किसका नहीं हो रहा, गरीब है तो गरीब रहे, पिछड़ा हुआ तो पिछड़ा हुआ रहे, अमीर अमीर बनता जाए और ब्रिटेन का भला होता जाए। पर हमें ऐसा नहीं करना था। तो फिर दूसरा मॉडल बचा कौन सा? बोले दूसरा मॉडल बचता है सोशलिस्ट। तो बोले इसलिए बस सोशलिस्ट मॉडल ही बढ़िया है। तो हमारे आजादी के राष्ट्रवादी नेताओं की जो विचारधारा है वो अब यहां से प्रतिबिंबित हो रही थी, मतलब हम कह सकते हैं वो विचारधारा यहां मिल रही थी। आजाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। तो आजाद भारत की जो सरकार है वो अंग्रेजी हुकूमत, ठीक है, जो हमारी ब्रिटेन गवर्नमेंट थी उसकी तरह संकुचित व्यापारिक हितों, मतलब जो संकुचित बहुत लिमिटेड जो व्यापारिक हित हैं, जो इकोनॉमिक जो बेनिफिशियल है, जो कॉमर्शियल बेनिफिट्स मिलते हैं उसकी पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी, वो सबके लिए काम करने का काम करेगी भारत सरकार। आजादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात भी साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पूर्ण वितरण का काम मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। तो आजादी के आंदोलन के समय यह बात भी तय कर दी कि गरीबी मिटाने का मुख्य काम किसका होगा? सरकार का होगा। सामाजिक और आर्थिक पूर्ण वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस पर कितना पैसा खर्च करना है, किस पे कितना करना है, किसको कितना देना है, ये सब कुछ का जो डिस्ट्रीब्यूशन करने की जिम्मेदारी होगी वो सरकार की होगी। और जब यहां पे इतना पावर सरकार ले ले तो फिर वो तो समाजवादी ही व्यवस्था है। नेताओं में इन बातों को लेकर के भी फिर डिबेट्स हुई। अब किन बातों को लेकर के? क्या पूंजीवाद की तरफ जाए या उदारवाद या समाजवाद की तरफ जाए, इस बात को लेकर के नहीं था। उन्होंने मान लिया कि समाजवाद की तरफ चलते हैं, परंतु समाजवाद में भी हम किस पे ज्यादा फोकस करें? औद्योगिकरण को ज्यादा बढ़ावा दे या कृषि को ज्यादा बढ़ावा दे? इस पर हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पूरा एक विवाद है कि हमें औद्योगिकरण पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या हमें कृषि पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे तो कुछ की नजर में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। तो कुछ औद्योगिकरण को ठीक मानते थे कि नहीं नहीं साहब, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बननी चाहिए, इंडस्ट्री बननी चाहिए, वो बेहतर है। और कुछ लोग कहते थे नहीं नहीं, कृषि का और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। अब इस वाला जो टॉपिक है ना कि इंडस्ट्री वर्सेज एग्रीकल्चर, हमें किसकी तरफ जाना चाहिए? इंडस्ट्री वर्सेज एग्रीकल्चर, ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे पूरा एक टॉपिक आएगा मुख्य विवादों में, एक इंडस्ट्री वर्सेस एग्रीकल्चर, और दूसरा जो विवाद आएगा वो विवाद हमारा है प्राइवेट वर्सेस पब्लिक, मतलब प्राइवेट के पास ज्यादा पावर हो या पब्लिक सेक्टर के पास ज्यादा पावर। ये दो हमारे हैं। परंतु ये जब भी हम आगे पढ़ेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेक्चर में, जिस भी लेक्चर में इनका नंबर आएगा उसमें पढ़ेंगे। परंतु आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है किस पे ज्यादा खर्चा करना चाहिए, इंडस्ट्री पे या एग्रीकल्चर पे? ठीक है ना, इंडस्ट्री को ज्यादा महत्व देना चाहिए या एग्रीकल्चर को ज्यादा महत्व देना चाहिए, या कोई ऐसा मध्य रास्ता निकल सकता है जहां इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों पे हो? आज आप अपने विचार जो है वो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और ऐसी बातें मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देखो ऐसे ही सवाल फिर हो सकता है जिस दिन आप यूपीएससी का मेंस लिखो आप पूछ लिया जाए कि भाई आज मान लीजिए आप भारत सरकार में मंत्री है और भारत सरकार ये जानना चाहती है कि अब भी हमें किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इंडस्ट्री पे एग्रीकल्चर पे, तो आप क्यों इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हो, क्यों एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हो, वो आप बताइए। अब बात करते हैं नियोजन की या प्लानिंग की। मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत है कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता और सरकार के लिए जरूरी है कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करे। तो अब मतभेदों के बावजूद, अलग अलग विचार होने के बावजूद, कुछ अमेरिकी पूंजीवादी को समर्थन कर रहे हैं, कुछ समाजवादी को समर्थन कर रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को भी सपोर्ट करो, उसके बावजूद भी यह बात तय हो चुकी थी कि हमें पूर्ण रूप से सारा का सारा काम निजी हाथों में नहीं सौंपना चाहिए और सरकार के लिए जरूरी है कि वो विकास का एक खाका तैयार करे, मतलब विकास के लिए एक योजना तैयार करे, एक पूरी प्लानिंग बनाए। सारा का सारा काम प्राइवेट को भी नहीं सौंपना, सारा सरकार को भी नहीं सौंपना, पर उसके लिए सरकार एक पूरी प्लानिंग उसको सरकार को तैयार करनी चाहिए। दरअसल अर्थव्यवस्था के पूर्ण निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला। देखिए अब अर्थव्यवस्था के पूर्ण निर्माण के लिए, अब इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, अर्थव्यवस्था के पूर्ण निर्माण के लिए 1940-50 के दशक में नियोजन को पूरी दुनिया में जन समर्थन मिला। अब एक्चुअल में होता क्या है कि 1939 से लेकर के 1945 तक क्या चलता है? वर्ल्ड वॉर सेकंड चलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब द्वितीय विश्व युद्ध में काफी भारी नुकसान हो गया, अब भारी नुकसान हुआ, खूब तबाही मच गई, सब कुछ मच गया। तो अब तो पूरी दुनिया ने ये सोचा कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, अब सबको मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए और अब लड़ाई वड़ाई सब बंद कर देनी चाहिए। तो इसलिए 1945 में तो क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसे हम यूएनओ कहते हैं। उसके अलावा पहले 1944 में दो संस्थाएं स्थापित हुई,
दो संस्थाएं कौन कौन सी स्थापित हुई, एक तो जिसे हम लोग कहते हैं विश्व बैंक और दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसे वर्ल्ड बैंक और इसको आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन तीनों के बारे में आप जो समकालीन विश्व राजनीति वाली किताब है उसका अध्याय 6 में अपन लोग पढ़ेंगे। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और यूएनओ ये बनाए गए। ये क्यों बनाए गए कि भाई उन देशों के विकास के लिए पैसा दे, फंड दे, ठीक है, उनके विकास को वापस से विकसित बनाए, इन सब कामों के लिए। और इसी समय में दो विचारधाराएं लड़ भी रही, पूंजीवाद और समाजवाद लड़ भी रहा है। इसके साथ आप एक और बात को समझिएगा, 1929 का एक दौर ऐसा था जब पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी घटना होती है और वो बड़ी घटना थी महामंदी। क्या हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन आया था, महामंदी हो गई थी, सारी की सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। मतलब कोई भी अर्थव्यवस्था सही से काम नहीं कर पा रही थी, सिर्फ और सिर्फ सोवियत संघ को छोड़ करके, क्योंकि सोवियत संघ में समाजवाद था। तो कुछ ऐसी स्थितियां हुई जहां पर पूरी दुनिया मजबूर हो गई कि हमें कुछ सोचना चाहिए, योजना बनानी चाहिए। योजना बनाना जरूरी है, नियोजन करना, प्लानिंग करना जरूरी है। हमें सारा का सारा काम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ करके सो नहीं जाना चाहिए। सरकार को कुछ प्लानिंग करने की जरूरत है। इसीलिए प्लानिंग करके विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बने, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ बना, इसीलिए 1929 की महामंदी की भी अपन आगे बात करेंगे। यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी और सोवियत संघ ने 30 तथा 40 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। देखो अब ये महामंदी का अर्थ क्या होता है, जब मार्केट में प्राइस बिल्कुल गिर जाए, और जब प्राइस बिल्कुल गिरते जाएंगे, हर वस्तु की कीमत गिरती जाएगी, तो उन वस्तुओं का उत्पादन बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि एक कीमत के नीचे आने के बाद उत्पादक को नुकसान होगा, तो उत्पादन बंद हो जाएगा। उत्पादन बंद हो गया तो उस फैक्ट्री में काम कर रहे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे तो उनके पास पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो खाने ये क्या, तो बहुत बुरी स्थिति होती है। महंगाई से भी बुरी स्थिति जो होती है वो महामंदी की होती है। अब ये जो महामंदी वाला दौर है ये कब से कब तक चला, 1929 से लेकर के 33 तक चला। अब उस समय क्या था कि पूरी दुनिया में एक मॉडल चलता था, वो था पूंजीवादी मॉडल। सारी पूरी दुनिया में वही मॉडल चल रहा है, पूंजीवादी मॉडल। सब कुछ प्राइवेट के हवाले कर दिया। अब प्राइवेट वाला क्या कर रहा है, खूब उत्पादन कर रहा है, वृहत उत्पादन कर रहा है, मास प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, एक साथ खूब सामान बना रहा है। और उस समय अमेरिका ने बहुत से देशों को क्या करा, कर्जा दिया कि पैसे लो और अपने देश का विकास करो, पैसे लो अपने देश का विकास करो। अपने देश के लोगों को भी कहा ये सामान खरीद लो, बोले पैसे नहीं, कोई बात नहीं, ईएमआई चला देंगे, जब जब तुम्हारे पास पैसा है कटवाते जाना और यूज करो। बहुत बुरी स्थिति हो गई। ये सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि हमने सब कुछ प्राइवेट के हाथ में छोड़ दिया। प्राइवेट ने खूब उत्पादन करा तो लोगों ने खूब खरीदने की कोशिश करी और स्थिति डाउन हो गई। अब 4 साल तक अमेरिका, यूरोप सब धाराशायी हो गए। लाखों बैंक आप कह सकते हैं कि बर्बाद हो चुके थे, लाखों कंपनियां ढेर हो चुकी थी, उनके आप कह सकते हैं नामो निशान मिट चुके थे। परंतु सोवियत संघ में पत्ता भी नहीं हिला। क्यों नहीं हिला, क्योंकि वहां पे समाजवाद की विचारधारा चल रही थी। वहां पे कंट्रोल किसके हाथ में था, सरकार के हाथ में कंट्रोल था। जब सरकार के हाथ में कंट्रोल था तो सरकार ने अर्थव्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया, अर्थव्यवस्था की स्थिति को खराब होने नहीं दिया। तो यूरोप तो महामंदी की मार से सीख चुका था कि यहाँ कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूरी है। और जापान, जर्मनी जैसे देशों की बात करें तो उन्होंने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरी हालत हुई, तो जापान ने तो उसका यही कह दिया कि नहीं साहब अवश्य हम हथियार ही त्यागते हैं, हम कोई आर्मी रखेंगे ही नहीं। पर सोवियत संघ ने 30 और 40 के बीच में गजब की प्रगति करी, गजब की ही प्रोग्रेस सोवियत संघ ने करी। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। तो सब अब नियोजन के पक्ष में थे, नहीं प्लानिंग होनी चाहिए। और जैसे मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि अपन योजना आयोग स्थापित करेंगे, पंचवर्षीय योजनाएं चलाएंगे, वो सब कहां का मॉडल था, सोवियत संघ का ही मॉडल था। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक, मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते। वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहां पूंजी के बहाव में सरकार का कोई अंकुश ना हो। तो अब देखो, जब भी हम बात करते हैं नियोजन की, प्लानिंग की, और ये नियोजन कौन करेगा, सरकार करेगी। मतलब सरकार तय करेगी क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितना प्राइवेट के पास, कितना सरकार के पास। अब जब भी हम ये सोचते हैं प्राइवेट के जो बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, जब भी हमारे सामने उनका नाम आता है तो हम ये सोचते हैं यार वो नियोजन के पक्ष में नहीं होंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि सरकार तय करेगी प्राइवेट को कितना करना है और सरकारी को कितना करना है। परंतु हमारे देश में ऐसा नहीं था। हमारे देश में प्राइवेट वालों ने भी ये कहा कि नहीं साहब, नियोजन तो होना चाहिए, प्लानिंग तो होना चाहिए, सरकार का थोड़ा बहुत तो कंट्रोल होना ही चाहिए। और ये 1929 की महामंदी के बाद पूरी दुनिया ने ये सबक सीख लिया था कि पूर्ण रूप से तो अर्थव्यवस्था को प्राइवेट के हाथ में सौंपना ही नहीं चाहिए। सरकार का हस्तक्षेप
होना चाहिए, सरकार का कंट्रोल होना आवश्यक है। तो हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे जो बिजनेसमैन है, वो इस चीज को समझ चुके थे और वो भी नियोजन के लिए तैयार थे। परंतु भारत में ऐसा नहीं हुआ कि वो नियोजन के लिए मना कर रहे हैं, प्लानिंग के लिए मना कर रहे हैं, नहीं नहीं, सब कुछ प्राइवेट को सौंप दो, बिल्कुल फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सरकार का कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं था। हमारे वाले बोल रहे थे आप नियोजन करो। और उसके लिए क्या हुआ, 1944 में, आजादी से पहले ही देखिए, 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। तो जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो सब मिले, और कहां पर मिले, बॉम्बे में मिलते हैं। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। तो अब वहां पे ये जितने भी उद्योगपति, उन्होंने बैठ कर करके अर्थव्यवस्था को चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव, संयुक्त प्रस्ताव का मतलब क्या हो गया कि भाई प्राइवेट प्लस पब्लिक, मतलब प्राइवेट वाले और सरकार दोनों मिलकर करके अपन अर्थव्यवस्था को चलाएंगे। और ये कहां पर तय हुआ, बॉम्बे में तय हुआ। तो इसके लिए क्या कहा जाता है, बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान को किसने तैयार करा, जो बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने तैयार करा। और उन्होंने कहा 1944 में कि आजाद होने के बाद सरकार के साथ ही मिलकर के हमें क्या चलाना चाहिए, अर्थव्यवस्था को चलानी चाहिए, एक नियोजित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, एक प्लान्ड इकोनॉमी है वो होनी चाहिए। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। तो यहाँ पे बॉम्बे प्लान खुद मानता था कि सरकार को औद्योगिक और जो दूसरे आर्थिक निवेश है, कितना निवेश होना चाहिए, कितना नहीं, उद्योग में कितना होना चाहिए, इन सबको लेकर के सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो अथवा वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। तो उस समय सभी चाहते थे कि नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले, चाहे हम दक्षिणपंथी हो चाहे हम वामपंथी। भारत के आजाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। अब योजना आयोग के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने अभी इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर योजना आयोग के साथ साथ मुझे फिर आपको नीति आयोग भी बताना है, जिससे कि आपका लेक्चर ज्यादा बड़ा चला जाएगा। ठीक है, तो योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो योजना आयोग का अध्यक्ष फिर प्रधानमंत्री जी को बनाया गया। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, ये फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई है। तो अब भारत के विकास में कौन सा रास्ता अपनाए, कौन सी रणनीति अपनाई जाए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर भूमिका किसी ने निभाई है तो वो योजना आयोग ने निभाई है। ओके, तो आज के लिए अपना इतना ही। आप भी अपनी योजनाएं बनाइए, आप भी अपने बोर्ड टॉप को करने के लिए, बोर्ड टॉपर बनने के लिए अच्छी सी योजना बनाइए। और उन अच्छी योजनाओं में सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो पढ़ाई को, और पढ़ाई आपको कराने के लिए हम लोग लगे हुए ही हैं। इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, अपने दोस्तों को सबको शेयर कर दीजिए। और आज ये भी बताइएगा क्या आपने अपने दोस्तों को शेयर कर रखा है या नहीं कर रखा, और डेली पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो, कितना पढ़ लिया, कैसी चल रही है आपकी तैयारी, वो भी बताइएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।